इतिहास के पन्नों पर समय की धूल जम सकती है, लेकिन कुछ नाम उस धूल को चीरकर सदियों तक गूंजते रहते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने न केवल भारत का भूगोल बदला, बल्कि राजनीति और कूटनीति की नई परिभाषा लिख दी। क्या एक साधारण ब्राह्मण की प्रतिज्ञा विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की चिता जला सकती है? क्या एक मस्तिष्क हजारों तलवारों से भी अधिक घातक हो सकता है? आज से 2300 साल पहले, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का वह समय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तक्षशिला ज्ञान और शक्ति का केंद्र थी। वहीं एक निर्धन ब्राह्मण ऋषि चणक के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया विष्णुगुप्त। लेकिन उस शिशु के जन्म के साथ ही एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बालक विष्णुगुप्त के मुख में जन्म से ही पूर्ण दांत थे। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह इस बात का संकेत था कि यह बालक भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मी माता के हृदय में भय समा गया। उन्हें लगा कि सम्राट बनने के बाद उनका पुत्र उन्हें भूल जाएगा, वह विलासिता में खो जाएगा। अपने माता के मोह के उस नन्हे बालक ने जो किया, उसने उसकी आने वाली महानता की पहली झलक दिखा दी। विष्णुगुप्त ने स्वयं अपने हाथों से अपने दांत तोड़ दिए। विष्णुगुप्त का बचपन अभावों में नहीं, बल्कि कड़े अनुशासन और ज्ञान की खोज में बीता। उनके पिता ऋषि चणक स्वयं एक महान विद्वान थे। उन्होंने विष्णुगुप्त को केवल वेद पुराण ही नहीं, बल्कि उस समय की सबसे कठिन विद्या दंडनीति में दीक्षित किया। बालक विष्णुगुप्त की बुद्धि किसी धारदार शस्त्र की तरह तेज थी। जहाँ अन्य बालक खेलों में व्यस्त रहते, विष्णुगुप्त मगध की राजनीति और समाज की विसंगतियों को समझने में लगे रहते थे। उस दौर में मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद के पास अपार धन और विशाल सेना थी, लेकिन उसके पास प्रजा के लिए न्याय नहीं था। भारी करों और भ्रष्टाचार ने मगध की जड़ों को खोखला कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में विष्णुगुप्त ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर प्रस्थान किया। तक्षशिला, जहां हवाओं में वेदों की गूंज थी, यहां विष्णुगुप्त ने स्वयं को पूरी तरह ज्ञान की अग्नि में झोंक दिया। अगले 8 वर्षों तक उन्होंने 18 विभिन्न कलाओं और शास्त्रों में महारत हासिल की। पहला स्तंभ था राजनीति। उन्होंने समझा कि एक राजा का धर्म प्रजा का सुख है, न कि निजी विलासिता। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद के उन रहस्यों को जाना जिनसे बड़े से बड़े शत्रु को परास्त किया जा सकता है। दूसरा स्तंभ था अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त का मानना था कि अर्थ ही वह आधार है जिस पर धर्म और काम टिके हैं। तीसरा स्तंभ था युद्ध कला और कूटनीति। उन्होंने केवल आमने सामने के युद्ध को नहीं, बल्कि गुप्त युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझा। शत्रु के भीतर फूट डालना, जासूसों का जाल बुनना और विषकन्याओं का उपयोग, इन सब में वे निष्णात हुए। चौथा स्तंभ था मनोविज्ञान। वे मनुष्य की आंखों को पढ़कर उसके भीतर छिपे स्वार्थ और भय को जान लेते थे। उनकी इसी सूक्ष्म दृष्टि ने उन्हें साधारण छात्रों से अलग एक आचार्य के रूप में स्थापित किया। तक्षशिला में उनका कद इतना ऊंचा हो गया कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्हें वहीं आचार्य नियुक्त किया गया। अब विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य बन चुके थे। उनके शिष्यों के लिए वे एक कठोर गुरु थे, जो जानते थे कि भविष्य की चुनौतियों के लिए लोहे को भट्टी में तपना ही पड़ता है। उसी समय पश्चिम के क्षितिज पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। महान सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की सेनाएं दुनिया को रौंदते हुए भारत की ओर बढ़ रही थीं। भारत की छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ रही थीं, जबकि मगध का राजा धनानंद अपनी मदिरा और संपदा के नशे में चूर था। आचार्य चाणक्य ने समझ लिया था कि बिखरा हुआ भारत कभी भी विदेशी आक्रांताओं का सामना नहीं कर पाएगा। उन्हें एक ऐसे नायक की तलाश थी जो उनके अखंड भारत के स्वप्न को हकीकत में बदल सके। तक्षशिला के गलियारों में टहलते हुए आचार्य के मस्तिष्क में एक महायोजना तैयार हो रही थी। एक ऐसी योजना जिसमें नंद वंश का अंत लिखा था और एक नए युग का प्रारंभ। लेकिन क्या एक शिक्षक जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई धन, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से टकरा पाएगा? नीति अपना खेल शुरू कर चुकी थी। आचार्य चाणक्य अब तक्षशिला छोड़कर मगध की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जहां उनका सबसे बड़ा अपमान और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा उनका इंतजार कर रही थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और काल भैरव पर यह पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें।